राजकीय महाविद्यालय टोंक की एनसीसी इकाई में आप सभी का स्वागत है। कैडेट्स, आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंध ड्यूटी। आपदा प्रबंध यानी साइक्लोन, अर्थक्वेक इत्यादि में एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या करें और क्या नहीं करें, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के बाद के प्रभाव के प्रबंधन में एनसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी संगठनात्मक क्षमता, शक्ति और उसके कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता आपदा राहत में एनसीसी की भागीदारी से राष्ट्र को सक्षम, सहायता और साथ ही समाज को अपनी वचनबद्धता दिखाने के लिए युवाओं को एक अवसर मिलेगा। सही व्यवहार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, साथ ही मनुष्यों के प्रति सहानुभूति की भावनाएं और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत विकास और कैडेटों के बेहतर छवि भी होती है। कुछ आपदा स्थितियां हालांकि अपने स्वयं के कैडेटों के कामकाज की मांग कर सकती हैं। हालांकि पहले से किसी भी आपदा की स्थिति में गतिविधि और जिम्मेदारी के अपने क्षेत्रों को निर्धारित करने और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन की भूमिका को सीमित करने के लिए बेहतर होगा, जबकि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्षेत्र के विशेषज्ञों को छोड़ दिया जाएगा। आमतौर पर भागीदारी को दूसरे या तीसरे वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, यानी दूसरे और तीसरे वर्ष के जो कैडेट्स होते हैं वही कैडेट्स एसडी या एसडब्ल्यू कैडेट अपने घर या घर के आसपास आपदा प्रबंधन में प्रशासन की सहायता कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स के लिए कौन कौन से काम किस किस गतिविधि में अनुमोदित हैं या वो किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के तहत आपदा के दौरान एनसीसी कैडेटों को बहुआयामी कर्तव्यों का पालन करना है। जेडी यानी जूनियर डिवीज़न और जेडब्ल्यू यानी जूनियर विंग कैडेट्स युवा हैं और इस तरह के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, यानी बहुत ही कम उम्र होती है इनकी, इसलिए आपदा प्रबंधन में जेडी और जेडब्ल्यू कैडेट्स को हम की सेवाओं को हम इस्तेमाल में नहीं लेते। नर्सों या टेलीफोन ऑपरेटर के हमले के दौरान एसडी कैडेट्स को इन कामों के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है, यानी अस्पताल के अंदर टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में भी इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। चिकित्सा सहायता में मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उनको उनके निश्चित स्थान तक अस्पताल तक पहुंचाना या टेलीफोन एक्सचेंज का काम करना या भूकंप या भूमि स्लाइड, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं में भी एसडी कैडेट्स उपयुक्त माने जाते हैं। अब हम ये देखें कि एनसीसी कैडेट्स सेना, पुलिस, अग्निशमन बल और अन्य लोगों के साथ रिहर्सल करते हैं और उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन किसी भी आपदा के अंदर उन्हें सेकंड पोजीशन में ही रखा जाता है, क्योंकि वे अप्रशिक्षित होते हैं, इसलिए वो एक सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। उनकी मुख्य भूमिका इसमें नहीं होती है। एनसीसी कैडेट्स आपदा प्रबंधन में क्या कार्य करते हैं, अब वो देखते हैं। एनसीसी कैडेट्स क्या कार्य करें। आपदा प्रबंधन के दौरान एनसीसी कैडेटों को सभी निवारक उपायों को लेना चाहिए। दूसरा है पर्यवेक्षण के तहत यातायात प्रबंधन में सहायता। तीसरा, लोगों को बचाकर उनको प्राथमिक चिकित्सा दिलवानी चाहिए। चौथा है राहत शिविर की स्थापना और प्रशासन के लिए सहायता करना, यानी किसी भी आपदा के दौरान, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर भूमि स्लाइड्स हो, उन सब में राहत शिविरों की मदद के लिए एनसीसी कैडेट्स अपना योगदान
दे सकते हैं। तीसरा है राहत सामग्री को अस्थायी निर्वाह के लिए प्रभावित आबादी में वितरित करें। राहत सामग्री जैसे चिकित्सक सामग्री हो सकती है, दवाई हो सकती है, खाने के पैकेट्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं। इन सबको आबादी वाले क्षेत्रों यानी राहत शिविरों में डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका वितरण करना होता है। टेलीफोन ऑपरेटर का कार्य भी कर सकते हैं ये। पानी, भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आ सकती है। ये सभी जिम्मेदारी का निर्वहन तभी कैडेट्स कर सकते हैं जब वो अपने माता पिता की परमिशन यानी इंडिमिटी बॉन्ड को जमा कराएंगे। एसडी कैडेट्स को नौकरियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बिल्कुल लाइट सर्विसेज के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है, जैसे चिकित्सा सहायता या टेलीफोन एक्सचेंज या फिर यातायात प्रबंध इत्यादि में। इसके अलावा कैडेट सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर सकते हैं और क्षेत्र के निकास मार्ग का चार्ट बना सकते हैं। घायल और हताहतों की संख्या भी ले सकते हैं कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं। लोगों का मनोबल को बहाल करने के लिए और अफवाहों को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कैडेट्स का आपदा प्रबंधन के रूप में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। मलबे को हटाने में भी सहायता कर सकते हैं। अब कैडेट्स कौन से काम नहीं करें। कैडेट्स तब तक किसी भी आपदा प्रबंधन के कार्य में या गतिविधि में शामिल नहीं हो जब तक कि वो निश्चित बॉन्ड अपने माता पिता के साथ भरवा कर और उनके हस्ताक्षर के साथ जमा न कराएं। बिना पर्याप्त संकेत उपकरणों के यातायात नियंत्रण को संचालित नहीं करें। जिस जगह अधिक खतरे वाली चीज़ें हों वहाँ जाने से बचें। एनसीसी कैडेट द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण के बिना विशेष कार्यों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। समूह में रहें, समूह से दूर ना रहें। कैडेटों को विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। आपदा प्रबंधन के दौरान जोखिम भरा काम से बचें। कैडेटों को बचाव अभियान नहीं करना चाहिए और जो भी कार्य उन्हें दिया जाए उसे की उपेक्षा नहीं करें और अफवाह फैलाने का कार्य नहीं करें जब तक कि और अफवाहों से बचें। पूरी तैयारी के बिना काम ना करें। कैडेटों को विषाक्त सामग्री को हटाने में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी जैसे किसी भी प्रकार का कोई केमिकल है या कोई जहरीली चीज़ है या जहरीली फैक्ट्री है आसपास या करंट की जगह हैं, वहाँ कैडेट्स को नहीं जाना चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैडेट्स की क्या ड्यूटीज़ होती हैं आपदा प्रबंधन में, और ये हमारी पाठ्य योजना DM6 के अंतर्गत आता है। इसलिए किसी भी आपदा प्रबंधन के अंदर ड्यूटी देने से पहले कैडेट्स इंडिमिटी बॉन्ड जमा कराएं। बिना आवश्यक दस्तावेज़ के वो किसी भी सेवा में नहीं जाएं। अब हमारा अगला लेसन है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क, यानी टीम वर्क का क्या काम हो सकता है। ये हमारी बुक की P15 के अंदर शामिल है। टीम वर्क एक तरह का ऐसा वर्क होता है जिसमें कई लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। ये एक सार्वभौमिक सच्चाई है कि एक साथ काम एक समान दृष्टि की दिशा में काम करने की क्षमता है। यानी एक साथ मिलकर कुछ लोग काम करेंगे तो एक ही दृष्टिकोण से एक ही उद्देश्य के लिए काम करेंगे। यह कार्य को विभाजित करता है और सफलता को बार बार हमारे कदमों में लाकर छोड़ देता है। टीम वर्क ईंधन है जो सामान्य लोगों को असामान्य परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है। दूसरों के साथ काम करने का अवसर विशिष्ट लाभ प्रदान कर सकता है। समूह यानी टीम
जो एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं वे अपने स्वयं के कार्य करने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत अधिक प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहारिक गतिविधियों और साझा करने और विचारों पर चर्चा करने के लिए कौशल का एक व्यापक श्रेणी लागू किया जा सकता है। अब हम ग्रुप या टीम की परिभाषा देखते हैं। एक समूह को किसी भी संख्या में परिभाषित किया जा सकता है जो शेयरों का हिस्सा होते हैं, अक्सर एक समय के साथ एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और कुछ पर्याप्त होते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों के साथ संवाद कर सके, यानी कम्युनिकेशन कर सकें। एक सामान्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बातचीत करने वाले दो या दो से अधिक लोगों को भी समूह कहा जा सकता है, यानी किसी भी उद्देश्य को सामने रखकर एक साथ दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, उन सबको एक टीम माना जाता है। टीम या समूह कई तरह के हो सकते हैं। एक होता है मैत्री समूह यानी फ्रेंड्स ग्रुप। ये अपने सदस्यों की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान और संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक रूप से विकसित होते हैं। दूसरा है कार्य समूह यानी टीम वर्क। इनमें औपचारिक समूह भी होते हैं और अनौपचारिक समूह भी होते हैं। औपचारिक समूह वे होते हैं या वे संगठन जो लक्ष्य की सुविधा के लिए एक संगठन द्वारा स्थापित किए गए हों। अनौपचारिक समूह ये एक है जो अपने सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सदस्यों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, बातचीत और भावनाओं को विकसित करता है। प्रभावी समूह, इसमें सभी सदस्य ये जानते हैं कि प्रत्येक सदस्य का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, उसके क्या दिशा निर्देश हैं और किस प्रकार उसे निर्णय लेना चाहिए। इसके सभी सदस्य स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं जिससे कि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। टीम वर्क से जो आपसी टकराव होता है उसको दूर करने के लिए कुछ सीनियर्स भी होते हैं जो टीम के सभी सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाए रखते हैं। अब हम देखते हैं टीम का क्या महत्व है। टीम का एक बहुत ही अच्छा महत्व होता है टीम वर्क का। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जब कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उनके विचारों में आपसी टकराव होता है। उन टकराव को उस टकराव को दूर करने के लिए कुछ सीनियर्स होते हैं। इसके अलावा टीम वर्क से समय की बचत होती है। टीम वर्क से अलग अलग व्यक्तियों के दिमाग में मौजूद विचार सामने आते हैं और कई योजनाएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें से जो भी योजना समय की बचत करे, मनी की बचत करे यानी कि पैसे की बचत करे और प्रभावशाली हो, उसको अपना लिया जाता है। टीम वर्क का दूसरा कार्य ये भी होता है कि सभी व्यक्ति मिलकर एक अच्छा काम करते हैं जो समाज और देश हित के लिए फ़ायदेबख्श साबित होता है। इसकी एक मिसाल हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, लेकिन जब भारत देश की आज़ादी के लिए लोगों ने एक साथ मिलकर जंग लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने अपने उद्देश्य यानी हिंदुस्तान की आज़ादी को पा लिया और 1947 में अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया। यह टीम वर्क का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि एक मैच्योर जो ग्रुप होता है, एक जो मैच्योर टीम होती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। मैच्योर जो टीम होती है या परिपक्व समूह जो होता है वो स्वनिर्देशित होने की बढ़ती क्षमता, यानी वो नेता पर निर्भर नहीं रहते हैं। किसी भी
ग्रुप को अपने उद्देश्य तक पहुंचने में समय लगता है उसकी प्रगति में, लेकिन उसमें वृद्धि होती रहती है और अच्छी तरह से वो अपने उद्देश्यों को पा सकते हैं। तीसरा है अपनी भावनाओं और अन्य लोगों की बढ़ती संवेदनशीलता। चौथा है तनाव, हताशा और असहमति को झेलने की क्षमता में सुधार। यानी जब हम कोई कार्य करते हैं टीम के साथ मिलकर या कभी काम करते करते थक जाते हैं तो अकेले में हमें तनाव, हताशा और असहमति झेलनी पड़ सकती है, लेकिन टीम के साथ काम करने में या ग्रुप वर्क करने में हमें इन सब का सामना नहीं करना पड़ता है। आम आदमी की एक धारणा है जो समूह को अलग अलग अंतर के क्षेत्रों के साथ साथ बांधता है। समस्याओं को सुलझाने में, समस्याएं बढ़ाना, समस्याएं सुलझाने में शामिल होने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों का सामना करने और जब जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता की इच्छा होती है। तीसरा आगे है दूसरे व्यक्ति के अधिकार की स्वीकृति अलग होना चाहिए। अब हमारा अगला लेसन है सामाजिक सेवा के आधार और इसकी ज़रूरत है, यानी कि SA1 सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस का दायरा बहुत बड़ा है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब को की मदद करना, विकलांग की सहायता करना, बुजुर्गों की सेवा करना, समाज के महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब सामाजिक सेवा के अंदर आते हैं। सामाजिक सेवा की अवधारणा या सामाजिक कार्य या सामाजिक कल्याण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए गतिविधियां समाज के वंचित वर्ग को संदर्भित करती हैं। यानी समाज का वो वंचित वर्ग जो समाज से कटा हुआ है या मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना सामाजिक सेवा कहलाती है। गरीबों की, असहायों की, विकलांगों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, महिलाओं की सेवा करना या समाज के निराश लोगों की या निराश वर्ग के लोगों की मदद करना, उनके लिए रोज़गार, भोजन, चिकित्सा, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करना सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा कहलाती है। सामाजिक सेवा सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार और निजी परोपकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा को संदर्भित करती हैं। ये सीमाएं निम्नलिखित हैं। समाज के गरीब और निराश वर्ग की सहायता करना, वंचित लोगों के लिए चैरिटेबल हेल्थ केयर सेवाएं प्रदान करना, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और शिशु देखभाल सेवा, सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा, खाद्य सब्सिडी आदि की सुविधाएं देना, रोज़गार प्रदान करने के लिए सहायता सेवाएं, गरीबों के लिए सब्सिडीकृत आवास, अमीर और गरीब और पुरुष और महिला के बीच समानता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां। अगला है असमानता, गरीब, दहेज, बाल श्रम इत्यादि जैसी मौजूदा सामाजिक बुराइयों को रोकने या उन्मूलन करने के लिए सरकार व्यक्तियों, गैर लाभकारी समाजों द्वारा प्रदान किए गए प्रयासों और सेवाएं। इसके अलावा उनके जीवन में ऐसी सहायता की आवश्यकता वाले लोगों का कोई भी समर्थन सेवा, ये सभी सेवाएं बेसिक सोशल सर्विस कहलाती हैं। अब देखते हैं सामाजिक सेवा के क्या आधार हैं और उनके क्या तरीक़े हैं। सामाजिक कार्य यानी किसी ग्रुप में व्यक्तियों के बीच में जो भेद है, जो मनमुटाव है, उनको दूर करना, कल्याणकारी कार्य करना या NGOs के ज़रिए लोगों को या गरीब लोगों को शिक्षा मुहैया कराना, ओल्ड एज होम विज़िट करना, स्वच्छ भारत के तहत सफाई करना, श्रमदान करना, रोज़गार मुहैया कराना, आवास और पुनर्वास करवाना, ये सभी बेसिक सोशल सर्विस हैं।
समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को भारतीय संविधान के तहत धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव को प्रतिबंधित करना, कमज़ोर वर्ग के लोगों को शिक्षा देना, ग्रामीणों को शिक्षित करना, दहेज प्रणाली, बाल विवाह और अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराइयों को चर्चा किए जाना और उनका विरोध करना और उन बुराइयों को दूर करना, भूमिहीन और भूमि प्रदान करना, खेती और करने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराना, यानी ज़ीरो बैलेंस के ऊपर उनको ऋण कर दिया जाए। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये सभी चीज़ें सोशल सर्विस में आती हैं। अब सोशल सर्विस एनसीसी कैडेट्स किस तरह कर सकते हैं? तो एनसीसी कैडेट्स व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स सोशल सर्विस किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। यदि कोई छात्र अंधे आदमी को सड़क पार करने में मदद करता है तो वो मानवता के लिए एक सेवा है। निरक्षरता को हटाने में राष्ट्र की मदद कर सकते हैं। निरक्षरता यानी किसी अपने गांव या आसपास के लोगों जो निरक्षर हैं उनको पढ़ा करके भी समाज की सेवा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति या आस पड़ोस में कोई बीमार हो तो उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना भी सोशल सर्विस में आता है। वनीकरण की राष्ट्रीय योजना में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अपने क्षेत्र की स्वच्छता को देख सकते हैं। बीमारों की देखभाल कर सकते हैं। रक्तदान करना या प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठना और अंधविश्वास और अज्ञानता को हटाना, ये सब सोशल सर्विस में आते हैं। एनसीसी कैडेट्स बाढ़, चक्रवात, अकाल और भूकंप से प्रभावित लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट भारत के हर नुक्कड़ और कोने से हैं, यानी भारत के कोने कोने से एनसीसी कैडेट्स हैं। इसलिए वो समाज के कमज़ोर वर्गों के बीच मूल्यों और कौशल को कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक, सहायक, ऊर्जावान, शिक्षित और प्रतिभाशाली कैडेटों की इस विशाल क्षमता का उपयोग करते हैं। ये विशाल क्षमता ही उन्हें आत्मनिर्भर